दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत ही अच्छी क्लास कंटेंट मैं आपको दूंगा साथी। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर लिपि का शुद्ध रूप में पठन और लेखन। मुख्य बिंदु क्या है? शुद्ध पठन की समझ, लेखन का महत्व, लिपि की शुद्धता, भाषा कौशल का विकास, प्रारंभिक स्तर पर गणितीय क्षमता, लिपि की शुद्धता से सीखने की सही दिशा। आपको इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट एकदम सुव्यवस्थित कंटेंट मिलेगा विथ क्वेश्चन के साथ। आपको पहले कंटेंट बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि या लिपि मतलब देवनागरी लिपि भारत की एक प्रमुख और प्राचीन लिपि है, जिसका प्रयोग मुख्यतः हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली आदि भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि के अक्षर, स्वर, स्वर क्या है? वावेल, अ आ इ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ अं आह। इनकी कितनी संख्या हुई? तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1 13। कितने अक्षर हुए? 13 हुए। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई साथी? 13 हो गई। स्वरों की संख्या क्या है? स्वर की संख्या हमको मिली कितना? 13 मिली। ठीक है। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन कंसोनेंट, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टाठा डाढ़ा डा, ताथा दाधा ना, पाफा बाफा मा, यारा लावा सा, सा सा हा। छत्रिंग। अब संयुक्त अक्षर मतलब क्या है? छा, ज्ञा, त्रा, स्रा, ये सब क्या है? संयुक्त अक्षर है। उदाहरण। अब आइए देवनागरी लिपि का उद्भव। देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ ये जानिए। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। यह लिपि का प्रचलन लगभग लगभग कितने में हुआ था? तो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। समय के साथ यह लिपि गुप्त लिपि में परिवर्तित हुई। चौथी और 6वीं शताब्दी। गुप्त लिपि में सिद्धम लिपि बनी 7वीं 8वीं शताब्दी में। सिद्धम लिपि से नागरी लिपि का विकास होता है। 11वीं लिपि के बाद यह देवनागरी लिपि के नाम से क्या हो गई? प्रसिद्ध हो गई। तो क्या है? ब्राह्मी लिपि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, उसके बाद में गुप्त लिपि 4वीं से 6वीं शताब्दी में, सिद्धम लिपि 7वीं से 10वीं शताब्दी में, नागरी लिपि 10वीं से 11वीं शताब्दी में। लेकिन देवनागरी लिपि का नाम प्रचलन में कब आया, प्रसिद्ध कब हुआ? तो 11वीं शताब्दी में। देवनागरी लिपि भारतीय संस्कृति, ज्ञान और परंपरा के वाहक है। ठीक है। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं उत्कृष्टता। यह लिपि पूर्णतः ध्वन्यात्मक है। यह लिपि क्या है? पूर्णतः ध्वन्यात्मक है। ये जैसी ध्वनि वैसा ही अक्षर, उदाहरण और लेखन से आप पूर्ण सामंजस्य बना लेती हैं। स्वरों और व्यंजनों का स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक वर्गीकरण किए हैं। उच्चारण स्थान, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के आधार पर व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। मात्राओं की सहायता से किसी भी ध्वनि को स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है। मात्रा की सहायता से कोई भी ध्वनि हो उसको स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? लिख सकते हैं। संयुक्ताक्षरों की सुव्यवस्थित एवं तार्किक पद्धति आई। पठन, लेखन और स्मरण तीनों में सरल, युग्म और प्रभावी बनाए। तो क्या है यहाँ? कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से
और ओष्ठ से। अकु विसर्जनीय नाम कंठः, ईचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूलधा, ऋतु लसा नाम दंता, उपध मानीय नाम ओष्ठव। ठीक है, यह इनका सूत्र बनता है। इसके बाद में आइए उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या है, क च ट त प, यहाँ तो का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धन से, ता वर्ग दंत से, पा वर्ग ओष्ठ से। इस प्रकार देवनागरी लिपि उच्चारण की प्रकृति के अनुसार वैज्ञानिक ढंग से क्या की गई है, व्यवस्थित की गई है। अब उसके बाद आता है देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, मैंने आपको देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता में और उत्कृष्टता के बारे में अभी बताया। उसके बावजूद अब आता है देवनागरी लिपि की विशेषता। ध्वन्यात्मक कैसी होती है, ध्वन्यात्मक होती है। जैसी ध्वनि वैसा ही अक्षर, उच्चारण और लेखन से पूर्ण क्या करती है, असामंजस्य बना लेती है। उसके बाद में वैज्ञानिक व्यवस्था क्या है, वैज्ञानिक व्यवस्था वर्गों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। कोई भी वर्ग है, अगर उनको बांटा गया है तो उनको क्या है, उनके वर्गीकरण, वर्णों के वर्गीकरण के उच्चारण स्थान पर उनको बांटा गया है। जैसे उनका उच्चारण स्थान, जैसे का खा गा घा या कंठ से है, चा छा जा झा ये क्या है, ताल से है। इस प्रकार से उनको बांटा गया है। अस्पष्टता, अक्षर अस्पष्ट सुगठित और पढ़ने में क्या होता है, सरल होता है। संयुक्ताक्षर प्रणाली, जटिल ध्वनियों को लिखने के लिए संयुक्ताक्षरों की सुव्यवस्थित पद्धति आई। मात्रा प्रणाली, स्वरों की मात्राओं द्वारा किसी भी ध्वनि को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। क्या है, आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। डिजिटल युग में उपयोगी देवनागरी का प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल और तकनीकी में व्यापक रूप से हो रहा है। भारतीय एकता का प्रतीक, यह लिपि हमारी संस्कृति, भाषा और परंपरा को जोड़ने वाली एक कड़ी है। जोड़ने वाली क्या है, एक कड़ी है। इस प्रकार से यह जो है आपका स्लाइड पूरा कंप्लीट होता है देवनागरी लिपि का। साथी आगे आपको अगली स्लाइड पर ले चलते हैं। आइए अब हमारी अगली स्लाइड में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है, विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जो लिखित भाषा में वाक्यों को स्पष्ट, सही और सुगम बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये पढ़ने वाले को ठहरने, समझने और भाव जानने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मतलब सहायता करते हैं। अब चिन्ह के प्रकार, हिंदी भाषा में मुख्यतः निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह इस प्रकार के हैं और इन चिन्हों का प्रयोग मुख्यतः विराम चिन्हों में किया जाता है। यह चिन्ह के प्रकार हैं। तो चिन्ह के प्रकार कितने हैं साथी, तो आपके डीएलएड जो सिलेबस में है वो चिन्ह के प्रकार 10 हैं। कितने हैं, 10 हैं। मैं आपको आगे चलता हूं, लेकर के बताता हूं साथी। अब देखिए विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसको आप जानिए। देखिए विराम चिन्ह, यह चिन्ह पूर्ण विराम है, वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग वाक्य के अंत में, जैसे राम स्कूल जाता है, यहाँ देखिए क्या है, पूर्ण विराम लग गया है। द्विपूर्ण विराम अनुच्छेद या बड़े विचार के अंत में किया जाता है, जैसे सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते में द्विपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम वाक्य में छोटे ठहराव के लिए आता है। रीना, मोना और सीता बाजार गई, तो रीना के बाद देखिए अल्प विराम, छोटा सा विराम लगा है, हल्का सा रुकना। रीना, मोना और सीता बाजार गई। अर्धविराम एक ही वाक्य में संबंधित दो भागों को अलग करने के लिए, मैंने पढ़ाई की, अब मैं आराम करूंगा। द्विबिंदु सूची, विवरण या कारण बताने से पहले आता है। मुझे 3 चीजें चाहिए, किताब, पेन और कॉपी।
प्रश्नवाचक चिन्ह में प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता है तुम स्कूल कब जाओगे। तुम स्कूल क्या है, कब जाओगे। देखो कब क्या है, प्रश्नवाचक है। विस्मयादि बोधक आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध आदि भाव का व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, या देखिए विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। कोष्टक, कोष्टक में अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने के लिए। महात्मा गांधी बापू भारत के महान नेता थे। उद्धरण चिन्ह किसी के कहे शब्दों या शीर्षक को दर्शाने के लिए। शिक्षक ने कहा मेहनत सफलता की क्या है, कुंजी है। यह क्या है, उद्धरण चिन्ह है। देखिए यहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया गया है। इसमें क्या है, उद्धरण चिन्ह क्या किया गया है, लगाया गया है। अब आता है लास्ट हमारा योजक चिन्ह या डैश, जोड़ने, अलग करने या विशेष बल देने के लिए। जैसे दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है। जैसे क्या है, दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है। तो विराम चिन्ह लिखित भाषा को स्पष्ट, प्रभावशाली और आकर्षक बनाते हैं। इनका सही प्रयोग अच्छे लेखन और सही अर्थ को समझने में बहुत सहायक होता है। तो यह हमारा आपका विराम चिन्ह कंप्लीट होता है साथी, जो आपके सिलेबस में डीएलएड 4 सेमेस्टर में दिया गया है, वह विराम चिन्ह कंप्लीट होता है। यह स्लाइड आपकी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गई। मुझे यह पूरा विश्वास है कि आपको लिपि और विराम चिन्ह दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट, क्लियर सुनाई दे रही होगी साथी। मैं अब आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पर। आपका यह पूरा टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट करा करके उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं कराऊंगा। ठीक है साथी, आप अगले स्लाइड को देखिए। आपके चैप्टर में दिया गया है शब्द ज्ञान की पहचान, विलोम, एंटोनिम वर्ड। विलोम क्या है, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलोम। अपोजिट एक दूसरे को होते हैं। जैसे दिन का रात, गर्म का ठंडा, ऊंचा का नीचा, अंदर का बाहर, सुख का दुख, या क्या हमारा विलोम। पर्यायवाची समानार्थी साइनोनिम वर्ड्स, जिन शब्दों के अर्थ समान या मिलते जुलते होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज कहने से सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, यह सब क्या है, इनका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है। राजा, नरेश, भूप, नृप, अधिपति। पानी, जल, नीर, वारि, तोय। घर, गृह, भवन, मकान, सदन। खुश, प्रसन्न, हर्षित, आनंदित, खुशहाल, यह क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इस तरीके से साथी आपका विलोम और पर्यायवाची कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं तुकांत एवं अतुकांत, राइमिंग एंड नॉन राइमिंग वर्ड। अब देखिए क्या है राइमिंग और नॉन राइमिंग में, जिन शब्दों के अंत में समान ध्वनि तुक आती है उन्हें तुकांत कहते हैं। जैसे फूल, धूल, मीत, प्रीत, बात, रात, घर, पर। तो ध्यान दें इन शब्दों के अंत में एक ही ध्वनि जैसी क्या है आपको प्रतीत हो रही है। मतलब शब्दों के अंत की ध्वनि एक जैसी है। फूल, धूल, मीत, प्रीत, रात, बात, घर, पर, यह क्या है, तुकांत है। लेकिन अतुकांत में क्या आता है, जिन शब्दों के अंत में समान ध्वनि तुक नहीं आती है उन्हें क्या होता है, अतुकांत शब्द कहते हैं। जैसे किताब, कुर्सी, सूरज, पानी, लड़का, कलम, घर, बाजार। तो इन शब्दों के अंत की ध्वनि अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। इसीलिए तुकांत में ध्वनियों, जो अंत में ध्वनि आती है उसमें क्या होता है, तुक बनता है। और आतुकांत में शब्दों के अंत में जो ध्वनि आती है उसमें तुक नहीं बनता है। ठीक है, अब देखिए समान ध्वनियों वाले शब्द। तो हमारा क्या है, समान ध्वनियों वाले शब्द।
अब देखिए इसमें समझने का प्रयास कीजिए साथी। मैं आपको बताता हूं, जिन शब्दों का उच्चारण ध्वनि समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं, उन्हें समान ध्वनियों वाले शब्द समश्रुत शब्द कहते हैं। जैसे कल फल, क्या है? कल फल। तो यहाँ पर क्या है? कल का अर्थ है बीता हुआ समय। उदाहरण, कल मैं स्कूल गया था। कल मैं स्कूल गया था। कल मशीन या उपकरण। उदाहरण, माँ कल से सिलाई कर रही है। तो कल से सिलाई कर रही। फल खाने की वस्तु, मुझे फल खाना पसंद है। मुझे फल खाना पसंद है। खिलने वाली वस्तुएं, बगीचे में सुंदर फूल क्या है? खिले हैं। तो फल फूल हो गया। नल, नल पानी आने का यंत्र। नल से पानी आ रहा है। सभा या समूह, आज गांव में नल या सभा हुई है। पाल समय की अवधि, एक पाल में काम पूरा हुआ। मतलब एक पल में, एक पल में काम क्या हुआ? पूरा हुआ। पाल का मतलब होता है नाव व नाव का पर्दा। नाव की पाल तेज हवा में फड़फड़ा रही है। जो नाव में पर्दे लगे रहते हैं वही को बोलते हैं पाल। धन, धन का मतलब होता है पैसा। मेरे पास थोड़ा धन है। संपत्ति या वैभव, ईमानदारी सबसे बड़ा क्या है? धन है। ईमानदारी क्या है? सबसे बड़ा धन है साथी। तो आपका यह स्लाइड कंप्लीट होता है। मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पर। संकेत, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्ताक्षर, लिपि, संकेत, स्क्रिप्ट, साइन। देखिए क्या है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि संकेत कहते हैं। दंड, द्विदंड, शून्य, ओम, चंद्रबिंदु, अनुस्वार, विसर्ग, नुक्ता, हाइपन, अल्प विराम। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी बाधा के होता है उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से और या औरत। इस तरीके से स्वरों की मात्राएं। तो आ की कोई मात्रा नहीं है। क्या है? आ की कोई मात्रा नहीं है। जैसे क्या है? कमल। बड़ा आ में क्या है? आ की मात्रा होती है। जैसे कागज। छोटी किताब। बड़ी ई कुंजी। उसके बाद में छोटा ऊ कबूतर, बड़ा ऊ कूलर, छोटी छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो गया। उसके बाद में री तो कृषि, ए केला, आए कैमरा, कोयल, ओ कोयल, औ कौआ, कौवा। अनुस्वार में कंटा, चंद्रबिंदु में क्या है? कंवल, विसर्ग में नमः। विसर्ग में क्या है? नमः। उसके बाद में आता है व्यंजन। क्या आता है? व्यंजन आता है। व्यंजन को देखिए, समझिए साथी। जिन वर्णों का उच्चारण किसी न किसी अंग की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। यह क्या है? किसी अंग से मतलब कंठ से। चाछा, जा, झा, इया तालु से। टाठा, डाढ़ा, धा, मूर्धा। ताथा, दाधा, ना ये क्या है? दंत से। पाफा, बाफा, मा ओठ से। यारा, लावा यह क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यारा लावा यह क्या? अंतस्थ व्यंजन है। सा, साहा क्या है? उस व्यंजन है। छत्रिंग क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। अब आइए संयुक्ताक्षर, कंपाउंड वर्ड। दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे क्या है? छ से छतरी, त्र्य त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। अब इसमें क्या है? श्रद्धा, द्रव्य, ज्ञान, कार्य, विद्या, त्याग, दयालु, प्रेम, ब्राह्मण, क्रम, ग्राम, प्लास्टर। तो दो या दो से अधिक व्यंजन इसमें उपयोग किए गए हैं। तो अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। रोज लिखें, अच्छे से पढ़ें और याद करें। यही हमारा क्या है? मूल मंत्र है।
याद रखें, साफ लिखें, सही उच्चारण करें, रोज अभ्यास करें, भाषा से प्यार करें, तभी आपका यह जो है हिंदी वर्णमाला और आपकी मात्राएं, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, ये सब आपके कंप्लीट होंगे साथी। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं अगले स्लाइड पर। ये लेखन अभ्यास, रिटन प्रैक्टिस। अनुलेख किसी दिए गए पाठ को देखकर उसे उसी रूप में अपने शब्दों में लिखना अनुलेख कहलाता है। उसको अपने शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? अनुलेख। सदा सत्य बोलो, मेहनत का फल मीठा होता है, समय का सदुपयोग करें। श्रुतलेख शिक्षक द्वारा सुनाए गए शब्दों या वाक्यों को सुनकर लिखना क्या है? श्रुतलेख है। शिक्षक, बच्चे ध्यान से सुनो और लिखो, या क्या है? श्रुतलेख है। जो टीचर बोलता है बच्चे उसको सुन करके ध्यान से लिखते हैं, वही क्या है? श्रुतलेख है। और अनुलेख का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी दिए गए पाठ को देखकर उसी रूप में अपने शब्दों में लिखना अनुलेख कहलाता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं? नकल लिखते हैं। और श्रुतलेख का महत्व, अगला पॉइंट, श्रवण शक्ति का विकास होता है, बलतरी शुद्ध लेखन परिणाम चिन्हों का ज्ञान होता है, एकाग्रता व स्मरण शक्ति का विकास होता है, मतलब बढ़ती है, भाषा ज्ञान एवं लेखन कौशल में क्या होता है? बहुत सुधार होता है। अब आता है अगला पॉइंट हमारा, श्रुतलेख के लिए सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। छात्रों की आयु व स्तर के अनुसार सामग्री हो, सरल भाषा हो, शुद्ध एवं स्पष्ट हो, क्या हो, उसके बाद में वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण हो, विषय रोचक और ज्ञानवर्धक हो, वर्तनी, विराम चिन्ह और भाषा नियमों का उचित ध्यान रखा जाए। तो यह क्या है? श्रुतलेख के सामग्री का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं। श्रुतलेख से लाभ क्या है? इनका लाभ देखिए, ध्यान से समझिए। शुद्ध लेखन का अभ्यास होता है, सुनने और समझने की क्षमता बढ़ती है, स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है, वर्तनी और विराम चिन्हों का ज्ञान बढ़ता है, भाषा ज्ञान तथा अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है। उसके बाद में आता है श्रुतलेख से हानि, बार बार लिखवाने से रुचि कम हो जाती है। अब अगर किसी बच्चे को आप बार बार एक ही चीज लिखने के लिए कहेंगे तो क्या होगी? बार बार लिखने से रुचि क्या होगी? कम हो जाती है। यदि सामग्री कठिन हो तो छात्र हतोत्साहित हो जाते हैं, बच्चे क्या होते हैं? बहुत घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं अगर कठिन सामग्री रहती है। कमजोर छात्रों में हीन भावना आ जाती है। कमजोर छात्रों में क्या होती है? हीन भावना आ जाती है, मतलब मैं कमजोर हूं, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मैं मार खाऊंगा, इस तरह की उनके दिमाग में यह बातें आ जाती हैं। अधिक समय लेने से अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। अगर आप ज्यादा समय ले लेंगे तो कोई और जो कार्य दिया जाएगा वह क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। अगला देखिए, श्रुतलेख के दोषों को दूर करने के लिए उपाय। क्या क्या उपाय हैं समझिए। सरल व रोचक सामग्री का चयन करें। पहला, वाक्यों को दोहराएं और स्पष्ट उच्चारण करें। छोटे छोटे भागों में श्रुतलेख दें। त्रुटियों को तुरंत सुधारें और कारण उसका बताएं। नियमित अभ्यास कराएं और प्रोत्साहन दें। सुलेख, सुलेख का अर्थ होता है सुंदर, स्पष्ट और संतुलित हस्तलेखन या लेखन कला का एक रूप है। साफ लिखे, सुंदर लिखे, साफ लिखे और सुंदर लिखे। सुलेख के उद्देश्य, सुंदर एवं स्पष्ट लेखन का विकास करना, सही अक्षर निर्माण का अभ्यास कराना, लेखन गति और एकरूपता में सुधार करना, सौंदर्य बोध एवं आत्मविश्वास बढ़ाना। सुलेख का महत्व, व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, लेखन में शुद्धता एवं सुंदरता आती है, अध्ययन एवं कार्य में सफलता मिलती है। यह एक कला है जो जीवन भर काम आती है, जो क्या होती है? जीवन भर आपको काम आती है। सुलेख लिखते समय सावधानियां, सही बैठने की मुद्रा अपनाएं, कागज और पेंसिल की सही स्थिति रखें, सही पकड़ के साथ उचित दबाव में लिखें, अक्षरों का आकार समान रखें, जल्दबाजी न करें, साफ और उसको आप धीरे धीरे लिखिए। यह सुलेख लिखते समय सावधानियां बरतनी चाहिए। लिखना सिखाने का अभ्यास, रेखाओं, आकृतियों और बिंदुओं का अभ्यास कराएं, अक्षरों को बड़े आकार में लिखवाएं, अक्षरों और वाक्यों का अभ्यास कराएं, नियमित अभ्यास एवं समीक्षा करें। अब आता है अगला हमारा, सुंदर लेख के गुण।
सुंदर लेख के गुण क्या है? अस्पष्ट और पठनीय। अस्पष्ट और क्या है? पठनीय। समान आकार के अक्षर, उचित दूरी और संतुलन, शुद्ध वर्तनी और विराम चिन्ह, स्वच्छता और आकर्षकता। मतलब दिखने में सुंदर दिखे, आकर्षक हो। सुंदर लेखन के नियम: सीधे और बराबर अक्षर लिखे जाएं, सही अक्षर एक समान आकार के हों, सभी अक्षर क्या हों? एक समान आकार के हों, शब्दों में उचित दूरी बनाए रखें, पंक्तियों के बीच समान अंतर रखें, लिखावट साफ सुसंगठित और सौम्य हो, लिखना सिखाने की पद्धतियों का विकास। प्राचीन काल, ताड़पत्र भोजपत्र पर लेखन हो। प्राचीन काल में ऐसे हुआ करता था, ताड़पत्र भोजपत्र पर लिखवाते थे। मध्य काल में कलम दवात का उपयोग आया। आधुनिक काल में पेंसिल पेन एवं तकनीक का उपयोग होता है। वर्तमान काल में डिजिटल उपकरणों से व स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जाता है। क्या होता है? डिजिटल उपकरणों या स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जाता है। लेखन की विधियां: वर्ण लेखन अक्षरों का अभ्यास करा करके, शब्द लेखन शब्दों का अभ्यास करा करके, वाक्य लेखन वाक्यों का अभ्यास करा करके, अनुच्छेद लेखन अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करा करके, स्वतंत्र लेखन अपने विचारों को लिखने के लिए मोटिवेशन करना चाहिए। या इनकी लेखन की विधियां हो गई, मेथड ऑफ राइटिंग्स। उसके बाद में लेखन में अशुद्धियों के कारण वर्तनी ज्ञान की कमियां आती हैं। क्या आती है? वर्तनी ज्ञान की कमियां। गलत उच्चारण होता है, लिखने का कम अभ्यास होता है, ध्यान की कमी आती है। क्या होती है? ध्यान की कमी, जल्दबाजी में लिखना, अनुचित लेखन मुद्रा व पकड़। लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। थिंग्स ऑफ कंसीडर व्हाइल टीचिंग राइटिंग। क्या क्या है? देखिए सिखाने योग्य बातें क्या क्या हैं लेखन में, तो इसको आप समझिए। आयु मतलब छात्र की आयु स्तर को समझें। मतलब बच्चा जिस एज और जिस स्तर में है उसको आप समझकर उसी अनुसार उसको लिखने के दीजिए। लक्षित उद्देश्यों को स्पष्ट करें, जो उसका लक्ष्य है उसको पूरा करवाएं। उचित सामग्री और साधनों का चयन करें। अब आप उनको अगर दिए हैं कलम से पेंसिल से लिखने के लिए, तो आप उनको अगर डिजिटल उपकरण मतलब स्मार्ट क्लास का मार्कर दे देंगे लिखने के लिए, क्या बच्चा लिख पाएगा? नहीं। उचित सामग्री का जो उनके लेवल की है, सही विधि और क्रमबद्ध अभ्यास कराएं। क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक मतलब सीक्वेंस में नियमित मूल्यांकन करें और सुधार कराएं। डेली उनका क्या करना चाहिए? आपको मूल्यांकन करना चाहिए और जो कमियां उसमें क्या करना चाहिए? सुधार। प्रोत्साहन दें और आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनको मोटिवेशन दें, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या है? बढ़ता रहे। पर्याप्त समय और धैर्य रखें। कोई चीज़ अगर बच्चे को आप दे दिए हैं लिखने पढ़ने के लिए, तो उसमें आप पर्याप्त समय दीजिए और धैर्य रखिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखें। हर बच्चा एक जैसा एक समान नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। साफ सुंदर और शुद्ध लेखन सफलता की पहली पहचान है। तो इस तरीके से आपका यह जो है स्लाइड है कंप्लीट होता है लेखन अभ्यास। साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह कंटेंट एकदम रामबाण जैसा है। आपके पेपर में हूबहू जब फोर्थ सेमेस्टर का पेपर होगा, तो आपके पहले पेपर में जितने भी टॉपिक में कंटेंट दे रहा हूं उन सबसे सभी क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे साथी, और क्वेश्चन भी कराएंगे। क्लास लंबी भले हो रही है, आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए साथी। क्लास लंबी होने से आप ये मत सोचिए कि कंटेंट में क्या दिया गया, आप इसको पूरा देखिएगा, आपको बताएंगे क्या एक शॉर्ट नोट से बेहतर आपको कंटेंट मिलेगा, यह मेरा पूरा भरोसा है। आप लोग पढ़ेंगे और देखेंगे तो आप लोग जरूर कहेंगे कमेंट में कि हाँ, कमेंट जो आप करेंगे उचित करेंगे कि हाँ आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। अब आइए पत्र लेखन। पत्र का अर्थ: पत्र दो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच लिखित विचारों भावनाओं या सूचनाओं का आदान
प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम बनता है। यही क्या है, पत्र का हमारा अर्थ है। पत्र लेखन के उद्देश्य, पत्र लेखन के क्या है उद्देश्य। तो देखिए, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना, सूचनाएं देना, प्राप्त करना, संबंधों में मधुरता और सहयोग बनाए रखना, औपचारिक और अनौपचारिक कार्यों को पूरा करना, ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन साझा करना, समय और साधनों की क्या करना, बचत करना। पत्र लेखन की उपयोगिता एवं महत्व, व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है, विचारों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करने में सहायक होता है, आवश्यक सूचनाओं को सुरक्षित रूप से क्या करता है, पहुंचाता है, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन और समाज में अत्यंत उपयोगी हो, भाषा ज्ञान और लेखन कौशल के विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है साथी, अब मैं आपको दिखाता हूं पत्र के प्रकार एवं प्रारूप। पत्र का प्रकार कैसे होता है, अब इसको आप जानिए। पत्र का प्रकार, अनौपचारिक पत्र मतलब व्यक्तिगत पत्र, परिवार, मित्रों, संबंधों आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक व्यवसायिक पत्र होता है, कार्यालय, संस्थाओं, कंपनियों, अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। अर्ध औपचारिक पत्र, विद्यालय, महाविद्यालय या किसी परिचित संस्था को लिखे जाने वाले पत्र क्या होते हैं, अर्ध औपचारिक पत्र होते हैं। आवेदन पत्र, किसी कार्य, अनुमति, सहायता या अवकाश के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या होता है, आवेदन पत्र होता है। शिकायत पत्र, किसी समस्या, त्रुटि या असुविधा के बारे में शिकायत हेतु लिखा पत्र क्या होता है, यह शिकायत पत्र होता है। सुझाव पत्र, किसी विषय में सुझाव, परामर्श या योजना देने हेतु लिखा गया पत्र क्या होता है, सुझाव पत्र होता है। तो यह पत्र के प्रकार हैं। पत्र कितने प्रकार के हैं साथी, तो पत्र मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के हैं, मैंने अभी आपको बताया। पत्रों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6 है। क्या है, 6 प्रकार के पत्र मैंने अभी आपको बताया। अब आइए चलिए एक एक करके इसको पत्र का प्रारूप समझिए और उसके बारे में आगे मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा। देखिए कैसे इसका एग्जाम्पल सहित सब कुछ कंटेंट अच्छे से मिलेगा। अब देखिए पत्र का प्रारूप, प्रेषक का पता होना चाहिए, दिनांक किनारे पर, प्रति प्राप्तकर्ता का पद, नाम, पता, विषय, महोदय या महाशय, नीचे धन्यवाद, भवदी, प्रेषक का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो प्रेषक का पता और दिनांक, प्राप्तकर्ता का पद और नाम, विषय होना चाहिए, किस विषय में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, संबोधन, महोदय, प्रिय, पत्र का मुख्य भाग होना चाहिए, धन्यवाद, थैंक यू, समापन, भवदी, आपका, प्रेषक का नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए। पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें, भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट हो, विषय के अनुसार पत्र संक्षिप्त और सटीक हो, शिष्टाचार और विनम्रता का ध्यान रखें, पत्र साफ सुथरा और सुव्यवस्थित हो, तारीख अवश्य लिखें पत्र में, वर्तनी और व्याकरण की शुद्धता रखें, पत्र का उद्देश्य स्पष्ट हो, यह क्लियर हो कि किस लिए आप जो है पत्र लिखे हुए हैं। उसके बाद में साथी अब आता है आपका अनौपचारिक पत्र मतलब व्यक्तिगत पत्र। उदाहरण, मित्र को पत्र कैसे, तो देखिए नेहरू नगर मतलब 15 नेहरू नगर लखनऊ, दिनांक 10 मई 2024, प्रेमित अमित, सप्रेम नमस्ते, आशा है तुम कुशल पूर्वक हो, यहाँ सब ठीक है, तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुशी हुई, शेष शुभ, तुम्हारा मित्र राहुल। तो यह इस प्रकार के क्या है, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र व्यवस्थित पर क्या होता है, प्रधानाचार्य को पत्र दिया जाता है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर कानपुर, विषय अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, महोदय सबने निवेदन है कि मैं बीमार हूँ, कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद, भवदी, राहुल कुमार, कक्षा 8 सेक्शन आ। तो यह क्या औपचारिक पत्र है। अर्ध औपचारिक, विद्यालय में पुस्तकालय हेतु पत्र, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल भोपाल, विषय पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की मांग, महोदय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में नई पुस्तकों की क्या है, आवश्यकता है, भवदी, छात्र परिषद, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल। इस तरीके से यह जो है अर्ध औपचारिक पत्र
जारी हो किया जाता है, लिखा जाता है, बताया जाता है। आवेदन पत्र में क्या है? छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। सेवा में कक्षा अध्यापक महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर, दिल्ली। विषय छुट्टी हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सबने निवेदन है कि मुझे बुखार है, अतः 2 दिन की छुट्टी प्रदान करें, धन्यवाद, भवदीय। आरओ कक्षा 7 बा। शिकायत पत्र, पानी की समस्या के संबंध में शिकायत पत्र। सेवा में जल विभाग अधिकारी महोदय, नगर पालिका जयपुर। विषय मोहल्ले में पानी की समस्या के संबंध में शिकायत। महोदय, निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, कृपया शीघ्र समाधान करें, धन्यवाद, भवदीय, मोहल्ले निवासी। सुझाव पत्र, स्वच्छता अभियान हेतु सुझाव पत्र। सेवा में नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम लखनऊ। विषय स्वच्छता अभियान हेतु सुझाव। महोदय, निवेदन है कि शहर को स्वच्छ और बनाए रखने के लिए नियमित सफाई, जन जागरूकता और कूड़ेदान लगवाने की व्यवस्था की जाए, भवदीय, एक जागरूक नागरिक। याद रखें कि पत्र संक्षिप्त हो, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हो, शिष्ट भाषा और विनम्रता का प्रयोग किया गया हो, साफ सुथरा लेखन और सही प्रारूप अपनाया गया हो। तो इस तरीके से साथी आपका जो है पत्र लेखन भी कंप्लीट होता है। पत्र लेखन के बाद में हमारी अगली स्लाइड आती है। आपके अपनी अगली स्लाइड पर अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियों के लिपि संकेतों को शुद्धता के साथ लिखना। तो क्या है अनुनासिक? जिन वर्णों के उच्चारण में नासिका नाक से वायु का प्रवाह होता है उन्हें क्या बोलते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार, तो देखिए अब इसको समझिए ध्यान से। अनुनासिक में वर्ण क्या है? लिप संकेत उच्चारण स्थान है। उदाहरण क्या है? तो वर्ण क्या है? अंगा। लिप क्या है? इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अंग गंगा। इया इया तालब्य ज्ञान ध्यान। ड़ा मूर्धन्य पिंड गणेश। ना दंत नल नदी। माँ ओष्ठ माता कमल। ये पांचों वर्ण इयम गणनम इयम गणनम इयम गणनम क्या है? इयम गणनम अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार एक चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है जो किसी स्वर या वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। इसका उच्चारण नासिक ध्वनि के साथ होता है। देखिए यह चंद्रबिंदी एक बिंदु लगाई गई है, लिपि है, लिखने का तरीका है। हंस, अधेरा, चाँद, कमल, माँ, दांत। ध्यान दें अनुस्वार का प्रयोग प्रायः स्वर या व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे हंसी, चंदा, संयोग, अंश आदि। तो इस तरीके से क्या होता है? यह हमारी क्या है? अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार, अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने का नियम क्या है? जब अनुस्वार का प्रयोग किसी व्यंजन के पहले होता है तो उसे उसके बाद आने वाले व्यंजन के वर्ग के पांचवें वर्ण नासिक में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे का वर्ग में का खा गा घा अनुस्वार का रूप अंगा। चाछा जाझा अनुस्वार का रूप इया। टाठा डाढ़ा तो अनुस्वार का रूप क्या है? ड़ा। इया और अंगा। या देखिए ता वर्ग में ताथा दाधा ना। पा वर्ग में पाफा बाबा अम्मा। यह अनुस्वार का रूप है। जैसे एग्जाम्पल में अंक, संख्या, अंचल, संजय, कंठ, मंडल, दंत, बंधन, संपूर्ण, संबंध। इस नियम को पंचमवर्ण नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमवर्ण भी नियम कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण, तो अनुस्वार का उच्चारण उस व्यंजन के अनुसार नासिक ध्वनियों के रूप में होता है जिसके पहले वह क्या होता है? आता है। का वर्ग में का वर्ग का नासिक ध्वनियाँ क्या है? का वर्ग का अंगा है। चा वर्ग का इया है। टा वर्ग का अड़ा है। ता वर्ग का ना है। पा वर्ग का मा है। अंक गंग, संजय अंचल, मंडल कंड, बंधन संत, संपूर्ण संबंध। अनुस्वार का उच्चारण हमेशा नासिका से होने वाली ध्वनि के साथ होता है। यह ध्वनि उसी वर्ण के नासिक वर्ण जैसी होती है। अब चलते हैं, आपको साथ ही ले चलते हैं आगे। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता भी है। चलिए, अनुनासिक क्या है और अनुस्वार क्या है? अनुनासिक 5 वर्ण होते हैं। इयम गणनम क्या है?
इयम गणनम। इनका उच्चारण अस्पष्ट होता है, ये व्यंजन के रूप में प्रयोग होते हैं, इनका अपना अलग लिपि संकेत होता है, ये शब्द के मध्य आरंभ अंत कहीं भी आ सकते हैं। उदाहरण गंगा, ज्ञान, गणेश, नमक, ममता। अंतर को क्या करना है, समझना है। यह एक बिंदु जो स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, इसका उच्चारण नासिक ध्वनि के रूप में होता है। यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है, यह एक ध्वनि संकेत है। यह सामान्यतः व्यंजन के पहले आता है। यह पंचम वर्ण नियम के अनुसार बदल जाता है। उदाहरण अंक, संजय, मंडल, संपूर्ण, संबंध। विशेष बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुनासिक ध्वनियां उच्चारण में क्या होता है, उच्चारण में नासिका का प्रयोग अधिक होता है। क्या होता है, नासिका का प्रयोग अधिक होता है। अनुस्वार यह केवल नासिक ध्वनि का संकेत है, स्वतंत्र वर्ण का क्या है, नहीं है। पंचम वर्ण नियम अनुस्वार को उसके बाद आने वाले व्यंजन के वर्ग के पांचवें वर्ण के में बदलते हैं। उच्चारण में भेद, अनुनासिक वर्णी का उच्चारण स्पष्ट होता है, जबकि अनुस्वार का उच्चारण नासिक ध्वनि के रूप में किया जाता है। लेखन में सावधानी, अनुस्वार का स्थान सही रखें और उसके अनुसार उच्चारण स्थान पर करें। शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण के लिए अनुनासिक ध्वनि और अनुस्वार के नियमों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ठीक है साथी, इस तरीके से आपकी यह स्लाइड जो है कंप्लीट होती है, अनुनासिक ध्वनियां भी। अब चलिए साथी, मैं आपको अगले स्लाइड पर बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसा है प्रश्नवाचक चिन्ह, सी ऑप्शन सही होगा। निम्न में अवतरण चिन्ह क्या होगा, अवतरण चिन्ह हमारा कौन सा है, अवतरण चिन्ह कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यक्ष नहीं है। लोप अथवा हंस पद है, बी ऑप्शन सही है। लाघव चिन्ह क्या है, ये ऑप्शन सही है। इत श्री क्या है, इत श्री यह ऑप्शन 0 है, मतलब उसके बगल में क्या है, दोनों तरफ हाइफन के साथ में विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, लाघव चिन्ह यह है, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह यह है, प्रश्नवाचक चिन्ह यह है, हंस क्या है, यह है। ठीक है, इस तरीके से आपका अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट होता है साथी। मैं आगे चलता हूं, आपको बताता हूं मोर शब्द का समानार्थी क्या है। मोर शब्द का समानार्थी क्या है, सिखी। क्या है, सिखी। किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, इत श्री का करते हैं। किसका करते हैं, इत श्री का। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जमुना का समानार्थी शब्द क्या है, उपरोक्त सभी। कालिंदी, रविसुता, सूर, तनया। श्रुत लेख का अर्थ होता है सुंदर लेख, सुनकर लिखना। क्या है, सुंदर सुनकर लिखना। हिंदी भाषा किस लिपि में है, तो देवनागरी लिपि में। कैसी लिपि में है, देवनागरी लिपि में है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में तुकांत शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तुकांत शब्द नहीं है। देखिए तुकांत है यहाँ वहां, काम दाम, झटपट, लेकिन नल और नील क्या है, तुकांत नहीं है। नल और नील क्या है, तुकांत नहीं, मतलब सी ऑप्शन सही है। जब एक व्यंजन अपने समान अंत व्यंजन में मिलता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। जैसे क्या है, दिल्ली, उसके बाद बिल्ली, क्या है, बिल्ली। इस तरीके से यह क्या है, ये सब द्वित्व व्यंजन में आते हैं। ठीक है साथी, चलिए आपको बताते हैं, लेखन का अभ्यास करना चाहिए। तो अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। उन्नति शब्द का विलोम क्या है, उन्नति शब्द का विलोम, उन्नति शब्द का विलोम क्या होता है, अवनति होता है। क्या होता है, अवनति। विराम का अर्थ होता है क्या, रुकना, ठहरना, मतलब ए और बी, मतलब इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। इस तरीके से साथी आपका पूरा यह एकदम कंप्लीट मैटर कंटेंट कंप्लीट होता है साथी।
आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर जो फर्स्ट पेपर है साथी, विधिवत तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करके देखिए दिखाया हूँ। आप लोग देखते रहिए और हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, देवनागरी लिपि, उसके बाद में इस तरीके से लेखन अभ्यास, पत्र लेखन, अनुनासिक ध्वनियाँ, महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न। फिर आपका जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर लिपि का शुद्ध रूप में पठन और लेखन, यह एकदम पूरा विधिवत तरीके से कंप्लीट होता है साथी। आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा साथी। बहुत ही सुव्यवस्थित कंटेंट आपको देने का प्रयास किया हूँ साथी। एकदम कलरफुल कंटेंट है। आप लोग अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। पेपर में 100% की गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन फंसने की 100% गारंटी है। ठीक है साथी, अभी तो मैं कंटेंट करा रहा हूँ, उसके बाद में आपको पूरा प्रश्नोत्तरी भी कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।